नमस्कार, मैं सौरभ चंद, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट। आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की, यानी तत्वों के आवर्ती गुणों की। तत्वों के आवर्ती गुण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तत्वों के आवर्ती गुण। तो तत्वों के आवर्ती गुण कहते हैं तत्वों के ऐसे गुणों को जिनकी वैल्यू आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर या आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर जिनकी वैल्यू में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है या रेगुलर चेंज होता है। यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू या तो कॉन्टिन्यूसली लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है या फिर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। इसी तरह ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आएँ तो इनकी वैल्यू या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगी अथवा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू लेफ़्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम आने पर जिनकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिन्हें हिंदी में कहते हैं आवर्ती गुण। उन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। जैसे यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियाई ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दिए हुए नैनोमीटर में, यानी कि एटॉमिक रेडियाई कहते हैं परमाणु त्रिज्याएँ। एक एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या, और जब बहुत सारे एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्याएँ। तो रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो रेडियाई होता है। त्रिज्या का जो बहुवचन होता है, त्रिज्या एक वचन है और त्रिज्या का बहुवचन होता है त्रिज्याएँ। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई दिए हुए हैं, परमाणु त्रिज्याएँ दिए हुए हैं। यदि हम देखें कि जैसे ये पहला एलिमेंट कौन सा लेफ्ट साइड में दिए हुए है, लिथियम। तो लिथियम के एटॉमिक रेडियस नीचे दिए हुए 0.152 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट है, Be यानी कि बेरिलियम है। तो उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी हो गई, 0.152 नैनोमीटर से घट करके हो गई है 0.111 नैनोमीटर। इसके बाद अगले एलिमेंट की ओर बढ़ें तो राइट साइड में जैसे मूव किए तो अगला एलिमेंट है बोरान। बोरान की एटॉमिक रेडियस होती है 0.088 नैनोमीटर, यानी कि और ज़्यादा घट गई। कार्बन की एटॉमिक रेडियस आप देखोगे और ज़्यादा घट गई है, ये हो गई 0.88 से घट करके 0.077 नैनोमीटर। नाइट्रोजन की उससे भी कम हो गई, ये हो गई है 0.070 नैनोमीटर। ऑक्सीजन की और कम हो गई, ये हो गई 0.066 नैनोमीटर। और फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस हो गई है 0.064 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। यानी कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू घटती जा रही है, यानी कि एटॉमिक रेडियस एक तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से यदि हम ग्रुप में भी ऊपर के नीचे की ओर आते हैं, ग्रुप में जैसे लिथियम है तो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 0.152 नैनोमीटर होती है। अब हम नीचे की ओर आएंगे तो नीचे का जो एलिमेंट है वो है सोडियम Na, जिसको हम NH रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी है, उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 0.186 नैनोमीटर। तो यहाँ पर सोडियम की एटॉमिक रेडियस बढ़ गई। पोटेशियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, तो पोटेशियम की एटॉमिक रेडियस है 0.231 नैनोमीटर। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। रुबिडियम की एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हो गई 0.244 नैनोमीटर। और सीजियम की जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होती है वो होती है 0.262 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में यदि हम ऊपर से नीचे की ओर मूव करें, यदि हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू लगातार क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यानी कि आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यदि हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती है। यानी कि एटॉमिक रेडियस एक तरह की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। आइए अब जानते हैं एटॉमिक रेडियस के डेफिनेशन के बारे में। क्या होती है ये एटॉमिक रेडियस? तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के मध्य की जो दूरी रहती है, के मध्य की जो दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। आप सभी जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम हमारा कैसा होता है, एटम हमारा स्फेरिकल शेप्ड होता है, गोलाकार होता है। एटम के सेंटर में कौन होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कि इस एटम में आपको कितनी कक्षाएं दिखाई पड़ रही हैं, 1,
और ये 2, तो 2 कक्षाएं हैं। अब इसमें क्या रहते हैं, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे पहली कक्षा में मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में हो गए, और जो दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस एटम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक से लेकर के, न्यूक्लियस से लेकर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब बात आती है, हम इस जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है, उसको किस इकाई में मापते हैं। तो चूंकि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बहुत कम होती है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होने के कारण इसको दूरी की एक छोटी इकाई पिकोमीटर या फिर कभी कभी एंगस्ट्रॉम में भी मापते हैं। पिकोमीटर की जो आपका एक पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं, कब हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है और कब हमारी एटॉमिक रेडियस कम हो जाती हैं। तो देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। तो 2 मुख्य फैक्टर होते हैं जो एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, द मोर सेल्स द लार्जर द रेडियस। तो किसी एटम के पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ सेल्स होंगी, उस एटम की रेडियस उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि आप कह सकते हो नंबर ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। यानी कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर हम देखें, उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक एटम ये है, ये न्यूक्लियस है इसका, और ये बाहर की ये सेल है। ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर में न्यूक्लियस है, और एक हमारा जो एलिमेंट है या एटम है एलिमेंट का, वो ये है। इसके पास में कितनी सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स है, मान लेते हैं 2 हैं यहाँ पर। तो इसमें इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी, और इसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस। तो आप देख रहे हो, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, जो राइट हैंड साइड में एटम लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ सेल्स यदि हम और ज़्यादा बढ़ा दें, नंबर ऑफ सेल्स और ज़्यादा बढ़ा दें, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब दूसरा फैक्टर है, वो है, दूसरा फैक्टर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में प्रोटॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, प्रोटॉन पर चूंकि कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। धनावेश के कारण प्रोटॉन क्या करते हैं, जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अंदर की ओर पुल कर लेते हैं, अंदर की ओर खींच लेते हैं, जिससे उस एटम की जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो सेकंड नंबर में लिखा भी हुआ है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स देन द नेक्स्ट इफेक्ट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द मोर प्रोटॉन्स द स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नाभिक में प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन पर आप जानते हो कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बाहर के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज, बाहर के इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज होने का दोनों का अट्रैक्शन काम करता है। और नाभिक में, न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को उतनी तेज़ी से अंदर की ओर खींचेगा, अंदर की ओर पुल करेगा, जिसके कारण बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खिंच जाएगा, और अंदर की ओर खिंच जाएगा तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि आप कह सकते हो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। और जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एटम के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है।
किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसकी न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यदि जैसे कि लिथियम है तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका मतलब लिथियम के नाभिक में प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन संख्या कितनी होगी? 3 होगी। बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मतलब बेरिलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 4 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि उतना ज़्यादा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अंदर को खींचेगा, और जिसके कारण उसका जो साइज होगा या एटॉमिक रेडियस होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ मोर प्रोटॉन्स मीन्स ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कॉजिंग द रेडियस टू सिंक। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, ज़्यादा प्रोटॉनों का मतलब ये है कि ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के, जिसके कारण उसकी जो रेडियस होगी वो सिंक होती जाएगी, रेडियस सिकुड़ती जाएगी, यानी रेडियस कम होती जाएगी। इसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या का पीरियोडिक ट्रेंड। मतलब पीरियोडिक टेबल में यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। या पीरियोडिक टेबल में हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहा है, लिखा भी हुआ है कि एटॉमिक रेडियस इन डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज जब भी हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ से? लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो अब बात आती है ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, जैसे हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है ऊपर वो ग्रीन कलर का हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। इसका मतलब इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 3 प्रोटॉन होंगे। उसके बाद राइट साइड में कौन है? बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4, यानी कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 4 प्रोटॉन होंगे। बेरिलियम के बाद कौन है? बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, इसके न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होंगे, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होंगे, नियान के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पर आप देखते जा रहे हो कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होता जा रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उसके न्यूक्लियस में उतने ही ज़्यादा प्रोटॉन होंगे। और यदि प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच लेगा, और बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच लेगा तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घट जाएगी, यानी कि एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी या घट जाएगी। तो यही कारण होता है यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब बात आती है ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है? ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू टॉप टू बॉटम आने पर इसलिए इंक्रीज होती हैं क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल्स की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती जाती है। एक्चुअली में जो पीरियड होते हैं, पीरियड का मतलब ये होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल्स को। ठीक है, जैसे ये हमारा फर्स्ट सेल है, जो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसमें सेल की संख्या होगी, दोनों में सेल की संख्या होगी 1। जो सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में आ रहे होंगे इनमें नंबर ऑफ सेल्स होगी 2। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनमें नंबर ऑफ सेल्स होंगी 3। प्रत्येक एलिमेंट से नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी? 3 होंगी। तो यानी कि जो पीरियड होता है, पीरियड किसके बारे में बताता है? पीरियड बताता है हमें नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, कि उस एलिमेंट में कितनी नंबर ऑफ सेल्स होंगी। तो इसी तरह हम देखें कि जैसे कि ये हमारा ग्रीन कलर का हाइड्रोजन H लिखा हुआ है, ऊपर से नंबर ऑफ सेल 1 होगी। लिथियम में नंबर ऑफ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं तो लिथियम में नंबर ऑफ सेल 2 होंगी। इसके बाद Na है, सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ सेल 3 होंगी। इसी का नीचे पोटेशियम है, पोटेशियम नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी? 4 होंगी। रुबीडियम में नंबर ऑफ सेल्स 5 होंगी। सीजियम में नंबर ऑफ सेल्स 6 होंगी। फ्रांसियम में नंबर ऑफ सेल्स 7 होंगी। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने पर
और यदि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था एटॉमिक रेडियस के बारे में। आइए अब हम देखते हैं दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी प्रॉपर्टी? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब ये क्या होती है आयनन ऊर्जा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो यहाँ लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स। तो परमाणुओं से, एटम से इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी या जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद क्या है? एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। देयर विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है। तो यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। द ग्रेटर द पुल ऑफ द न्यूक्लियस द हार्डर इट विल बी टू पुल एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एन एटम। तो न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉन के प्रति जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को पुल अवे करने के लिए, मतलब बाहर खींचने के लिए या बाहर निकालने के लिए हमको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि नाभिक और बाहर के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बढ़ने के साथ साथ हमको बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी लगाने का मतलब है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से, बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है या जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है या जितनी एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देन मोर टाइटली हेल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स द हायर द आयोनाइजेशन एनर्जी, कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है जितनी तेजी से नाभिक से बंधा होगा, जितनी टाइटली हेल्ड होगा, न्यूक्लियस उसको जितने टाइटली पकड़े होगा, अट्रैक्ट किए होगा, उस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी उस एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें? पहला है न्यूक्लियर चार्ज। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल्स, द मोर प्रोटॉन्स द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय आवेश। इसमें यह बता रहा है कि न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ज़्यादा इसका मतलब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में उतना ही ज़्यादा आकर्षण काम कर रहा होगा, और यदि आकर्षण ज़्यादा काम कर रहा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। दूसरा फैक्टर है शील्डिंग। हिंदी में इसको परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं या शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। कि जो अब देखिए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद में विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में भी बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, उनमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वो चूंकि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो सेम चार्ज होने के कारण जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं
वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। जो नाभिक है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, लेकिन जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेंगे। तो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा प्रतिकर्षण के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। बीच वाले इलेक्ट्रॉनों का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण के कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो बीच वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस आकर्षण बल को कम कर देना, किसके आकर्षण बल को? बाहर के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल है उसको कम कर देना, उसको हम बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का, बीच वाले इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट। तो बीच वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल है उसको कम कर देना, उसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और यदि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब बीच में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण कम होगा। और यदि आकर्षण कम होगा तो हम बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल पाएंगे, यानी कि उस एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, नाभिक और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होता जाता है। अट्रैक्शन कम होगा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता जाता है। यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नाभिक के बीच जो दूरी होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। द फर्दर अवे द इलेक्ट्रॉन बीइंग रिमूव्ड is from the nucleus, the weaker the attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus। कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हम बाह्यतम जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको जितना दूर करते जाएंगे, जितना दूर करोगे तो क्या होगा, नाभिक और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ उनके बीच का अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो हम बाहर के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल पाएंगे, यानी कि कम एनर्जी लगा करके निकाल देंगे, यानी कि उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि यदि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाने के साथ साथ न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन यदि कम होगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, क्योंकि बीच वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीच वाले इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, जिसके कारण न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम कम एनर्जी लगा करके निकाल देंगे, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाएगा। और तीसरा फैक्टर हो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी यदि बढ़ाते जाएंगे तो अट्रैक्शन कम होता जाएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल पाएंगे, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ साथ जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसका मान कम होता जाता है। ठीक है, अब आते हैं पीरियोडिक ट्रेंड पर। आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है बढ़ती है। तो इसमें लिखा हुआ है, आपको दिखलाई पड़ रहा है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। तो बात आती है क्यों इंक्रीज होती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस में देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या हो रही थी, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो आप जानते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर लिथियम के लिए 3 देखा था, एटॉमिक नंबर बेरिलियम के लिए 4 था, बोरान के लिए 5 था। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर यदि इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब न्यूक्लियस में किसकी संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। और न्यूक्लियस में यदि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेंगे यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस में यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस में यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा।
और यदि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यही वजह होती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेंगे। नाभिक में प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है नाभिक का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ने का मतलब है नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब ये है कि बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है टॉप टू बॉटम आने पे, यानी कि हम यदि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर जैसे कि हमने बताया कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्या बढ़ते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। जो हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लिथियम सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, मतलब लिथियम में 2 सेल होंगी, सोडियम में 3 सेल होंगी, पोटेशियम में 4 सेल होंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होती हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, और यदि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो क्या बढ़ेगा, तो उनका साइज कम होगा या ज़्यादा होगा, तो साइज ज़्यादा होगा। और यदि साइज ज़्यादा होगा यानी कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम होगा। डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम होता जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और यदि अट्रैक्शन कम होगा तो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी दे करके निकाल देंगे, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही वजह होता है कि ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, और यदि डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन यदि कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी कम आएगा। तो ये ट्रेंड था पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर क्लास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।